अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचेंगे या कमला हैरिस इतिहास को बदलते हुए एक नया इतिहास लिखेंगी? आज वोट का आखिरी दिन और उसके बाद काउंटिंग के साथ धीरे धीरे यह तय होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा और व्हाइट हाउस के अंदर अगले 4 साल तक रहते हुए कौन अमेरिका को चलाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट अविनाश कल्ला जी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं आपके जरिए, वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। जरा सर व्हाइट हाउस को दिखाइए, क्योंकि अंतिम जो सफर का है वो व्हाइट हाउस है। तो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी कैसी है और क्या वहां कुछ गॉसिप ऐसी चल रही है कि मैडम प्रेसिडेंट होने वाली हैं या मिस्टर प्रेसिडेंट होने वाले हैं? विजेंद्र, मैं अभी पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे खड़ा हूं। मेरे पीछे आप व्हाइट हाउस देख सकते हैं। सिक्योरिटी आज यहाँ बहुत स्ट्रांग और टाइट है, क्योंकि आज इलेक्शन का आखिरी दिन है। और एक पीछे आप लंबी कतार देख पाएंगे मेरे। ये वो लोग हैं जो व्हाइट हाउस देखने आए हैं। सो एक तरफ जहाँ चुनाव चल रहा है, जहाँ सबकी निगाहें हैं कि अगला ऑक्यूपेंट कौन होगा। जो बाइडेन, जो कि अब अपने प्रेसिडेंसी के आखिरी चरण में है, और व्हाइट हाउस देखने के लिए लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा पड़ा है। आज पूरे वॉशिंगटन में सुरक्षा के इंतजाम बहुत टाइट है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह की वायलेंस 6 जनवरी को हुई थी, तो ये एहतियातन एक प्रयास है कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। यहाँ वोटिंग में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। आज शाम 8 बजे लोकल टाइम तक यहाँ पे वोट डाले जाएंगे, और उसके बाद वोटों की जो गिनती है, जो पोस्टल बैलेट हर जगह आ चुके हैं, वो पहला रुझान लोकल समय पे 9 बजे के करीब तक आना शुरू होगा कि किस तरफ अमेरिकी वोटरों ने अपना रुख किया है और वो किसे राष्ट्रपति के रूप में देखना चाह रहे हैं। अविनाश जी, क्योंकि वहां के मीडिया हाउसेज से डिक्लेयर करते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्या मानकर चलें कि 8:30 बजे के बाद और भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे के आसपास हमें पता चल जाएगा कि रुझान किधर है, या मीडिया हाउस भी इस वक्त वहां के थोड़े कंफ्यूज है और वो टाइम लेंगे? नहीं विजेंद्र, मुझे नहीं लगता कि परिणाम इतने जल्दी हम समझ पाएंगे या पता चल पाएंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान आना शुरू होंगे। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 या 1.5 दिन का समय लगेगा हमें ये जानने के लिए कि कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, क्योंकि चुनावों के परिणामों की घोषणा होने के बाद भी दोनों टीमें अपने अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगी। परिणाम कोई भी आए, दोनों तरफ जो है आप वो देख पाएंगे कि लीगल टीम्स उनको कंटेस्ट करेंगी जी। तो इतना जल्दी परिणाम आ जाए इसकी संभावनाएं बहुत कम है। आज शुरुआती रुझान और जो ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं, जो मैं आपको पहले भी बात कर चुके हैं आप और मैं, कि 233 सीटें लगभग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाती दिख रही है। 233 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, और 232 पे अभी कमला हैरिस खड़ी है जी। तो बचे हुए 93 जो वोट्स है, उन पे मुझे लगता है कम से कम 1 या 1.5 दिन का समय लगेगा रुझान आने से पहले। ठीक है सर, उनमें स्विंग स्टेट्स भी शामिल हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे और आगे, और सवाल यह है कि जिस तरीके से आज वोटिंग का अंतिम दिन है और वहां 35% के आसपास वोट हुए हैं, क्या वाकई में वहां जो बहुमत की पॉपुलेशन है वो चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेती? नहीं, देखिए, यहाँ अमूमन जो वोटिंग परसेंट है वो 56 से 58% के बीच में रहता है। अगर हम पिछले सन 2000 के बाद के चुनावों को देखें, पिछले चुनाव में जरूर आंकड़ा 64% के करीब चला गया था। तो फाइनल नंबर हमें आज पता पड़ेगा, लेकिन जो अब तक का रुझान आया है उससे ये लगता है कि टर्नआउट अच्छा रहेगा। 60% के पार वोटिंग जाएगी, जो अमेरिका के लिए एक अच्छा वोटिंग टर्नआउट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी तक कह रहे हैं कि करीब 7.5 करोड़ के ऊपर वोट ऑलरेडी कास्ट किए जा चुके हैं। और जिस तरह की अभी रुझानें आ रही है और लोग बता रहे हैं कि अलग अलग सेंटर से जो इनपुट आ रहा है कि वोटिंग को लेके बहुत उत्साह है। अच्छा सर, भारत के साथ थोड़ा कंपेयर करते हैं, क्योंकि चुनाव तो वैसे बहुत अलग हैं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों एक अलग शैली के चुनाव हैं। लेकिन क्या वहां पर भी ऐसा होता है कि भाई वोटिंग का जो आखिरी दिन होता है उस दौरान जो पार्टियां होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को अलग से रखें?
यहां उसको एक नाम दिया जाता है प्रशिक्षण शिविर, वहां का इलेक्शन बहुत अलग है, तो वहां कैसे होता है? नहीं, ऐसा यहाँ कोई ऐसा शिविर और वो नहीं होता। यहाँ अलग अलग बॉडीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, एनजीओज होते हैं जो वोटर्स को पुश करते हैं कि आप जाइए और वोट करिए। डीसी में ज्यादातर वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर से होगी। लोग प्रेफर करते हैं कि अपना बैलेट डालें। और आज के दिन जहां हम बात कर रहे हैं और सबकी निगाहें हैं कि राष्ट्रपति को कौन वोट करेगा, इसी बैलेट पेपर पर यहाँ की लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी आज ही होंगे। तो यहाँ का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। इस तरह के कोई शिविर नहीं होते, लेकिन हाँ, यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं GOTV, गेट आउट टू वोट। कितने लोगों को आप बाहर ला सकते हैं मतदान केंद्र तक, उसके प्रयास यहाँ पे भी होते हैं। लोगों को पुश किया जाता है, मेलर्स भेजे जाते हैं कि आप आइए और वोट करिए। तो कौन कितने लोगों को पोलिंग बूथ तक ला पाएगा, इस पे सारा फोकस रहेगा। अच्छा, एक और सवाल सर, क्योंकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो ही पार्टियां हैं, अगर मानिए चुनाव के बाद किसी एक की पार्टी बनती है और दूसरी पार्टी के जो सांसद हैं, अगर वो पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाना चाहे, संभावना होती है? जी नहीं, ऐसा होता नहीं है अमूमन पे। इसीलिए इलेक्टोरल कॉलेज का वोट है। ये तय है कि एक बार लोगों ने जब वोट डाल दिया तो सांसद वोट नहीं करते, फिर उस राज्य के कुछ इलेक्टोरल वोट्स होते हैं और अगर किसी पार्टी ने वहां जीता है तो जितने भी असाइंड वोट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जाएंगे, उस पर कोई विवाद नहीं है। जी सर, फिलहाल दोनों ही पार्टियों के जो मूल नेता हैं, मसलन डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, उनके बारे में कुछ पता चला कि उनकी दिनचर्या क्या रही आज के पूरे दिन की और किस तरीके से वो अपनी पार्टी के इंटरनल कुछ कर रहे थे? नहीं, आज मेरे ख्याल से सारे लोग अपने कमांड सेंटर्स पे रहते हैं। कमला हैरिस ने अपना जो वोट है वो खबरें आ रही है कि पोस्टल बैलेट से भेजा है। वही डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ फ्लोरिडा में, जहां वो रहते हैं, वहां जाके वोट करेंगे और उसके बाद वो अपने समर्थकों से बात करेंगे। आज का पूरा दिन इसी फोकस पे रहेगा दोनों कैंडिडेट्स और उनकी कैंपेन टीम का, कि वो अपने कितने समर्थकों को पोलिंग बूथ तक ला पाए हैं। अच्छा, जहां आप मौजूद हैं सर, जाहिर है वहां लोगों से बातचीत की होगी आपने, और आप बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने हैं, तो जो लोग व्हाइट हाउस के सामने इस वक्त हैं, उनसे जब बातचीत आपने की, वो किसको चाहते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर कौन हो? विजेंद्र, ये आप सवाल मुझसे पिछले पूरे एक हफ्ते से पूछे और मैं इस पे अभी भी वही कहूंगा कि ये बहुत अनडिसाइडेड इलेक्शन है। ये नेक टू नेक इलेक्शन है और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये किस तरफ रुझान जाएगा, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है। आपको किस तरफ स्विंग जा रहा है, एक भी स्टेट ने अगर अपना वोटिंग पैटर्न बदला तो चेंज हो जाएगा। जैसे बात हो रही है कि ब्लू वॉल स्टेट जो है, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, क्या ये पलट जाएंगे? क्योंकि इनमें से तीनों स्टेट्स जो है वो 2016 के इलेक्शन में बहुत कम मार्जिन से स्विंग हो गए थे, इसलिए इन्हें स्विंग स्टेट कहा जा रहा है जी। तो कोई भी पंडित अभी ये नहीं कह सकता। सिर्फ एक एलन लिचमैन है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताब लिखी है 13 कीज टू व्हाइट हाउस। वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उन्होंने पिछले 10 में से 9 चुनाव जो है वो सही प्रेडिक्ट किए थे। उनकी थ्योरी और उनका ये अनुमान है कि हैरिस को इस चुनाव में एज रहेगी और हैरिस ये चुनाव जीतेगी। लिचमैन के अलावा कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर रहा कि चुनाव कौन जीत रहा है। सर, हम पॉलिटिकल पंडित की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्सपर्ट अविनाश कल्ला की बात कर रहे हैं। उनकी एक्सपर्टीज बहुत अलग होती है। नहीं विजेंद्र, मैं इस पे कोई नहीं कहूंगा। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने इस इलेक्शन के लिए जो मेरी समझ है उसमें यह है कि अगर व्हाइट वुमेन ने जेंडर पे वोट किया तो कमला हैरिस इस बिल्डिंग में होंगी, और अगर रीअलाइनमेंट करवा के डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिनो और अफ्रीकन अमेरिकन युवाओं के वोट अपनी तरफ 15% के करीब ले लिए एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे सत्ता पे काबिज होंगे। मेरा यही एक अनुमान है। सर, यही तो आपकी खासियत है कि जब तक 100% श्योर नहीं होते तब तक आप कुछ कहते नहीं है, वरना सोशल मीडिया पर बेबी हिप्पो भी चल रहा है। जिसने एक आधा तरबूज ट्रंप के नाम का खा लिया तो कह रहे हैं पूरे कि भाई ट्रंप आ रहा है। ये भी चल रहा है सर, अलग अलग भविष्यवाणियां हैं। नहीं, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। अगले 2 दिन में स्थिति ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि कौन यहाँ पे राष्ट्रपति पद पे काबिज होगा। सर, एक और सवाल, क्योंकि इससे पहले हो चुका है ऐसा अमेरिका के अंदर कि चुनाव बहुत नेक टू नेक रहा और जो मीडिया हाउसेज हैं उनको भी 4 से 5 दिन लगे डिक्लेरेशन में।
क्या वैसी स्थिति इस बार बन सकती है और क्या ऐसा हो सकता है कि 1 वीक तक लग जाए और डिक्लेरेशन ना हो? बिल्कुल, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, ये जनमत है, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। सो हमें जनता के मत का इंतजार करना चाहिए। ये एक फॉरेन टेरिटरी है जहां रुझान देख रहे हैं, पर ये बिल्कुल संभावना है कि इस बार भी 4 से 5 दिन लग सकते हैं परिणाम की घोषणा होने से पहले। सर, एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चुनाव के अंदर इसको ऐसे समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को बताया जाता है इतना खर्चा किया गया वो अलग होता है, और जो खर्चा एक्चुअल में हो रहा होता है वो बहुत अलग होता है। अमेरिका के अंदर एक इलेक्शन कितने लाख या करोड़ डॉलर का होता है, और इस बार बीते चुनाव के मुकाबले कितना खर्च ज्यादा हुआ है? मैं 2 आंकड़े आपके साथ साझा कर रहा हूं जिससे आप इस चुनाव के जो पैमाने हैं वो देख लीजिए। और यहाँ अकाउंटिंग बड़े स्तर तक फेयर रहती है। यहाँ कैंडिडेट्स को बाय लॉ ये प्रावधान है कि वो कितना भी खर्चा रेज कर सकते हैं, उन्हें बस ये अकाउंट करके बताना होता है कि हमें इतना डोनेशन मिला। कमला हैरिस का जो चुनावी वॉर चेस्ट है वो $1 बिलियन के ऊपर जा चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप भी 870 मिलियन के ऊपर फंड इकट्ठा कर चुके हैं। और खर्चे का एक्सटेंट ये है कि पेंसिल्वेनिया जैसा राज्य जहां 19 स्विंग वोट्स आने हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे दोनों ने मिला के $350 मिलियन खर्च किए हैं। जहां कमला हैरिस ने $180 मिलियन का खर्चा किया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन ने $170 मिलियन वहां डाले हैं। और यहाँ पे चुनाव का जो कैंपेनिंग है वो एंड तक जारी रहता है। आप देखिए, कल देर रात 12 बजे तक पेंसिल्वेनिया में, फिलाडेल्फिया में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जहां कमला हैरिस की तरफ से आए ओपरा विनफ्री, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन की एक बहुत बड़ी आइकन है, वो आए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन पे 2016 में जो उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक थी मेगन कैली, एक जर्नलिस्ट, उन्होंने स्टेज पे आके डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पोलराइज हो चुका है। लेकिन अविनाश जी, जो आपने आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक अगर खर्चे में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप पर कमला हैरिस भारी पड़ रही हैं। अब इसका मतलब क्या निकाले? क्या फिलहाल जो करंट पार्टी वहां रूल कर रही है, कमला हैरिस उससे बिलोंग करती है, इसलिए चंदा ज्यादा, इतना खर्चा इसलिए ज्यादा हुआ, या डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो जीत सकते हैं इसलिए खर्चा कम किया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा इनके फंडिंग से कि इलेक्शन में फंड्स आपको एक लेवल तक ले जा सकते हैं, आपको वोट नहीं दिला सकते। और ये हर जगह प्रूव हुआ है कि इलेक्शन फंडिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती फाइनल आउटकम के लिए। अब जनता का निर्णय देखते हैं किस तरफ आता है, बट दोनों ने ही बहुत एक्सटेंसिवली कैंपेन किया है और बहुत नेक टू नेक उनका कैंपेन का भी रीच आउट रहा है। जी, एक अंग्रेजी में कहावत है सर, कैश फॉर वोट, क्या अमेरिका में होता है? कैश फॉर वोट तो नहीं होता, पर हाँ एक बड़ा ही विवादास्पद इस बार रहा है कि जो इलॉन मस्क है, उन्होंने पेंसिल्वेनिया जो कि क्लोज काउंटी है, वहां पे इस तरह की एक लॉटरी चालू करी थी, जहां वो ट्रंप सपोर्टर्स को $1 मिलियन तक उन्होंने गिफ्ट किए कई दिनों तक। तो इसको लेके भी कोर्ट में लिटिगेशन और चली है, पर ऐसा कोई कैश फॉर वोट ना यहाँ होता है। और ये जो मस्क ने किया, ये पहली बार ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिला। सर, पेंसिल्वेनिया तो वैसे भी स्विंग स्टेट में से एक है, क्या ट्रंप वहां हारते हुए नजर आ रहे थे क्या? जी बिल्कुल नहीं, मैं कोई ये नहीं कह सकता कि वहां आ रहे हैं। अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से किसी की भी लीड 0.5% से ज्यादा नहीं है। 7 से 8 बड़े बड़े पोल हैं, और सब में ये देखिए स्विंग स्टेट्स में अभी जिस तरह का मुकाबला है, कहीं पे भी कोई क्लियर लीड नहीं है। 2 परसेंटेज पॉइंट की लीड तक भी नहीं दिखा रहे हैं। सातों की सातों स्विंग स्टेट में पोलस्टर्स और अलग अलग मीडिया हाउसेस के जो आंकड़े हैं, वो रेस 1 से 1.5% के बीच में ही डिफरेंस दिखा रहे हैं। कुछ पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप को 4-3 की लीड है, तो कहीं पे कमला हैरिस को 4-3 की बढ़त दिखाई जा रही है। तो विजेंद्र, अब कुछ ही घंटों की बात हो रही है, सारी वोटिंग पूरी हो जाएगी और फिर वो जो रुझानों का चक्र है वो स्टार्ट होगा। सर, लेकिन जो दोनों के बीच में अमूमन जो डिफरेंस रहता है उनको छोड़ देते हैं। जहां बड़े मार्जिन के साथ कोई जीता हो, जो मिनिमम मार्जिन के साथ कभी वहां जीता है, वो मार्जिन कितना रहता है? मार्जिन देखिए, हर इलेक्शन में अलग बदलाव आते हैं। पिछले चुनाव की ही अगर हम बात करें तो जहां पे आंकड़ा बहुत डिफरेंट था कि 300 के पार बाइडेन को इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले थे,
लेकिन अगर करीब 45,000 वोट नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में बदल जाते तो परिणाम अलग होते और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे काबिज होते। तो पिछले चुनाव का क्रक्स ये था कि 50,000 वोट, सिर्फ 50,000 वोट अगर एक साइड से दूसरी साइड चले जाते डिवाइड होके इन 3 राज्यों में, तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे काबिज होते। सर मैं जो पीछे आपकी तस्वीर देख रहा हूं, इसको मैं भारत के साथ कंपेयर कर रहा हूं। सर भारत के राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए आपको विजय चौक से आगे बहुत ज्यादा एंट्री नहीं है, और वो एक लंबा रास्ता है जो तय करके जाना पड़ता है कॉमन मैन को, अगर अप्रूवल होता है तो। मैं तो यहां देख रहा हूं कि दीवार से सटकर लोग वहां सेल्फी ले रहे हैं। क्या वहां व्हाइट हाउस के इतने नजदीक तक जा सकते हैं? वो नहीं करते। यहाँ पे आप हर जगह को क्लियरली और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सब लोग टूरिस्ट है जिन्होंने टिकट लिया है और वो व्हाइट हाउस देखने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो आज जिस तरीके से वोटिंग वहां हो रही है, अंतिम सवाल मेरा आपसे, आप कब तक बता पाएंगे कि कौन जीत रहा है? मुझे लगता है कि कल शाम तक यहाँ पे स्थिति क्लियर होने लगेगी कि किसको बढ़त मिलती ज्यादा दिख रही है। आज रात मुझे नहीं लगता कि कोई डिसाइसिव निर्णय आ पाएगा, पर देखते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि इलेक्शन नाइट पे ही, जब तक ओबामा राष्ट्रपति बने थे, तो इलेक्शन नाइट पे ही पता पड़ जाता था कि आज रात लोकल समय 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतेगा। तो उसकी संभावना यहाँ बहुत कम नजर आ रही है। सर क्योंकि आपने ओबामा का जिक्र किया, मैं वैसे वाइंड अप कर रहा था, लेकिन एक और सवाल, क्योंकि मिशेल ओबामा काफी हद तक कमला हैरिस के समर्थन में खड़ी नजर आई हैं, कई मंचों पर खड़ी नजर आई हैं। क्या मिशेल ओबामा का असर उस पॉपुलेशन पर पड़ेगा जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर उसमें से थोड़ा भी ट्रंप की तरफ चला गया तो ट्रंप को एक बड़ा एज मिल सकता है? क्योंकि बराबर ओबामा अगर वहां जीत सकते हैं तो हैरिस भी जीत सकती हैं। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं कि मिशेल ओबामा एक बहुत अच्छी ऑरेटर है और उनकी एक अपील है। क्या वो ये वोट स्विंग करवा पाई, इसका फैसला तो अगले 2 दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन उनकी एक बड़ी मास अपील है और उन्होंने अपना जो भी कैंपेन करिश्मा था वो पूरी ताकत के साथ कमला हैरिस के साथ खड़े हुए। और बराक ओबामा ने भी इस बार बहुत सारी रैलियां करी हैं। तो सबने अपने पास जो भी लास्ट रिसोर्स हो सकता था उस तक को झोंक दिया है। अब सारा जो फैसला है वो जनता के हाथ। अंतिम सवाल सर, भारतीय वोटर्स किधर गए हैं? देखिए, भारतीय वोटर्स जो नए युवा हैं वो एज एनी अमेरिकन हैं, उनके मुद्दे वही होते हैं। पर ट्रेडिशनली पिछले अगर 1-1.5 चुनाव को अगर 2 चुनाव हटा दूं तो ट्रेडिशनली भारतीय वोट एक डेमोक्रेटिक वोट रहा है। लेकिन अब कहाँ जाएगा वो कल सुबह ही आंकड़ों में पता पड़ेगा। पर एक बात और है जो मैं कई बार क्लियर करता हूं कि यहाँ का वोटिंग पैटर्न और जो काउंटिंग मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किस तरफ वोट करे, और हमारी तादाद उतनी बड़ी नहीं है कि हम इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सके लाइक ब्रिटेन। लेकिन सर क्या जो वहां पे भारतीय दूतावास हैं उनसे कोई एडवाइजरी जारी होती है इंटरनल, मौखिक तौर पर या किसी और तरीके से, कि भाई भारत के लिए ये बेहतर रहेगा, अगर आप वोट डाल रहे हैं तो इधर डालिए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये चुनाव कितना कड़ा है वो आप इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले चुनावों में यहाँ पे हाउडी मोदी रैली भी करी गई, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भी एक्टिव था। लेकिन इस बार सबने इस चुनाव से दूरी बनाए रखी है कि देखना चाह रहे हैं, वेट एंड वॉच की किस तरह पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा। अविनाश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमेरिकन चुनाव को अच्छे से समझाने के लिए और बताने के लिए वहां किस तरीके से चुनाव होता है और कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है व्हाइट हाउस के सामने से। वो सीधा लाइव जुड़े हुए थे आपको बताने के लिए कि उस व्हाइट हाउस तक का सफर किसके लिए कैसे और क्यों आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।